तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार शाम विमान हादसे की दुर्घटना वाली जगह पहुंचे। घटनास्थल पर हुए नुकसान का जायजा लिया, घायलों की स्थिति की जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी घटनास्थल पहुंचे। अमित शाह विमान हादसे की जानकारी मिलते ही अहमदाबाद रवाना हो गए थे। पीएम मोदी भी लगातार हादसे को लेकर अपडेट ले रहे हैं। घायलों से मुलाकात के बाद शाह ने कहा कि इस हादसे से पूरा देश दुखी है और हादसा इतना भयावह था कि रेस्क्यू का भी मौका नहीं मिला। फिर भी डिजास्टर मैनेजमेंट ने बेहतरीन काम किया। एयर इंडिया के बोइंग विमान ने गुरुवार दोपहर 1:30 बजे के करीब अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ किया था, लेकिन 2 मिनट के बाद ही हादसे का शिकार हो गया। 242 यात्री सवार थे, जिनमें से केवल एक ही यात्री की जान बच पाई है। सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अहमदाबाद में हुई दुर्घटना है अत्यंत दुखद है। ईश्वर से मृतकों की आत्मा की शांति की वो प्रार्थना करते हैं। इधर धमतरी पहुंचे राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे कह रहे हैं कि हादसा बेहद दुखद है, जांच के बाद ही इसकी वजह सामने आएगी। एक विमान जा रहा था जो अहमदाबाद में ही क्रैश हो गया है और उसमें 242 यात्री सवार थे। घटना बड़ा दुखद है, हम सभी लोग उसके प्रति दुखी हैं। मृतकों की आत्मा को शांति मिले, इसकी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बहुत ही दुखद है और इसकी जांच तो चलेगी। ये घटना के पीछे क्या है वास्तविकता जांच में आ जाएगी, किंतु जो भी हुआ ये बहुत दुखद है। इसके लिए पूरा धमतरी आज जिला यहाँ उपस्थित है, शोक संवेदना प्रकट करता है। मैं मृतकों के प्रति आप सब की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लक्ष्मण सिंह को पार्टी से बाहर निकाले जाने पर कहा कि एक्शन हो गया है, एक्शन जारी रहेगा। यानी ये साफ है कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को अब कांग्रेस में वॉकओवर नहीं मिलेगा। वहीं सोनम रघुवंशी के मामले में कैलाश विजयवर्गीय के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सही है, बच्चों में संस्कार होना जरूरी है, माँ बाप बच्चों की निगरानी करें तो बेहतर होगा। मैं सोचता हूँ एक्शन बोलता है और वो हो चुका है। अब मेरे बयान की ज़रूरत नहीं कि बच्चों को संस्कार देना हर परिवार का और समाज का दायित्व है। सोनम का केस पूरी दुनिया में शर्मसार करने वाला है, तो संस्कार की बात करना कोई बुरी बात नहीं। और कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, मैं उसको समर्थन देता हूँ। अलग अलग नेता अलग अलग बयानबाजी अनर्गल करते रहते हैं, सरकार उनकी मुसीबत बनती है। विजय शाह से इस्तीफा लेना था, देवड़ा से इस्तीफा लेना था, भिखारी कहने वाले मंत्री से इस्तीफा लेना था। जिनको पनिशमेंट देके मैसेज देने की बात आई वहाँ तो चुप थी बीजेपी। अब प्रशिक्षण देना चाहती है, अच्छी बात है, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। पिछले दिनों केंद्रीय बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप। सांसद महेश कश्यप ने दीपक बैज पर ईसाई धर्म अपनाने का आरोप लगाया था। इन आरोपों को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इन सबको मानहानि का नोटिस भेजा है। दीपक बैज ने कहा है कि नोटिस से पहले आरोपों को साबित करने के लिए कहा था, वे आरोप साबित नहीं कर सके, जिस वजह से नोटिस भेजा है। उन्हें इस तरह का भ्रम फैलाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। दीपक बैज ने यह भी कहा है कि सरकार डरी हुई है, इसलिए वो इस तरह की
प्रपंच कर रही है। हालांकि इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवाब दिया है। असत्य, झूठ और फरेब की राजनीति करना इनकी फितरत सी बन गई है। लोगों में झूठ और भ्रम फैलाना इनकी आदत सी बन गई है। इसके खिलाफ में आज मैंने मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस जाने के बाद जवाब का इंतजार करेंगे और निश्चित रूप से सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि किसने क्या किया है। पिछली कांग्रेस सरकार में क्या हो रहा था, धर्मांतरण को कैसे खुली छूट थी कांग्रेस की सरकार में, ये सबने देखा है। और आज उस पर बचाव करने का काम कांग्रेस कर रही है, तो ये बताता है कि उनके कार्यकाल में किस तरह से काम हुए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैजू ने मंत्री केदार कश्यप, बस्तर के सांसद महेश कश्यप और आदिवासी नेता अरविंद नेताम को नोटिस भेजा है। दरअसल 7 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों नेताओं ने दीपक बैज पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कहीं वो कन्वर्ट होकर ईसाई तो नहीं हो गए हैं। इसके बाद दीपक बैज ने अधिवक्ता के जरिए तीनों नेताओं को नोटिस भेजा है। हालांकि इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि कांग्रेस कार्यकाल में क्या हुआ ये जग जाहिर है। धर्मांतरण को खुली छूट दी गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही। ये तो जग जाहिर है कि किसने क्या किया है। पिछली कांग्रेस सरकार में क्या हो रहा था, धर्मांतरण को कैसे खुली छूट थी कांग्रेस की सरकार में, ये सबने देखा है। और आज उस पर बचाव करने का काम कांग्रेस कर रही है, तो ये बताता है कि उनके कार्यकाल में किस तरह से काम हुए हैं। उज्जैन में भीषण सड़क हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने 6 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं, इलाज जारी है। शराब पीकर गाड़ी चला रहा था ड्राइवर। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बड़नगर थाना क्षेत्र की घटना है। एक भीषण सड़क हादसा पेश आया उज्जैन में। 6 लोगों को फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने रौंद दिया। 3 की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। बलरामपुर जिले के राजपुर में धर्मांतरण के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और आरएसएस संघ के नेताओं ने सरकारी अधिकारियों पर धर्मांतरण को शह देने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि एसडीएम ने ईसाई समुदाय को सभा करने की परमिशन दी और उसी आड़ में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। ये सब ठीक नहीं है और ऐसे अधिकारी जो कि परमिशन दे रहे हैं उनको थोड़ा सा इस विषय पे ध्यान देके और ऐसे कार्यक्रमों का निरीक्षण करना चाहिए। इसका विरोध हम करते हैं कि भाई आगे से ऐसा ना हो। और जो मान लीजिए ऐसा पता चलता है कि कोई अधिकारी उस विषय पे संज्ञान नहीं लेता है, तो ऐसे अधिकारियों का भी यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, समाज को सबको संजो के रखना है, तो हम चाहेंगे कि ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी अगर इसमें संलिप्त हैं, इसमें तहसीलदार का भी नाम आ रहा है, तो हमारे कार्यकर्ता ने बताया कि वहाँ पंचनामा बनाने से इनकार कर दिए हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। अगर इस टाइप का अगर रहा तो कहीं ना कहीं हम लोग सब पूरे हिंदू समाज के लोग और जिम्मेदार लोग जो समाज के हैं, सभी समाज के, तो विद्रोह करेंगे और इसका परिणाम का भुगतान स्वयं भोगेंगे। भीषण गर्मी के बीच रीवा शहर में उल्टी दस्त का प्रकोप देखने को मिल रहा है। शहर के वार्ड क्रमांक 9 में स्थित निराला नगर में कुल निवासी परिवार के 4 सदस्यों की 24 घंटों के भीतर मौत हो गई है। मृतकों में 1 साल का मासूम समेत 2 महिलाएं और 1 युवती शामिल हैं। पीड़ित परिवार एक का अंत्येष्टि करके लौटता है तो दूसरे की मौत हो जाती है। इधर उल्टी दस्त के प्रकोप से जो मौत की खबर एक के बाद एक मौत की जो खबर है स्वास्थ्य विभाग की टीम को मिली है, तो मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आदिवासी परिवार के लोगों का टेस्ट किया गया, परीक्षण किया गया, वापस लौटी। दरअसल कमला प्रसाद कोल के घर 7 जून को शादी थी और शादी के 2 दिन बाद ही उनका जो 35 वर्ष की बेटी थी राजकुमारी, उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हुई और एक के बाद एक परिवार के सदस्य बीमार होते चले गए। 7 तारीख उनके यहाँ प्रोग्राम था तो सभी लोग इनवाइट में आए हुए थे। तो 8 तारीख को उनके सासू जी की तबीयत अचानक खराब हो गई, उल्टी दस्त। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट चालू कर दिए सर, अभी तो चल रहा है। इसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई हैं
एक कल हुई है 12 बजे रात में हुई है, एक 16 साल की लड़की है, उनकी मतलब नातन। एक मौलिया आदिवासी नाम की मरीज को जो 60 साल से ऊपर की महिला है उनको लेके आया गया था और उनको उल्टी और दस्त की शिकायत के साथ हमारे यहाँ भर्ती किया गया है। उनके किसी परिजन ने या स्वयं मरीज ने यह नहीं कहा है कि उसे किसी तरह के अज्ञात जहर या जहर की शिकायत के कारण भर्ती हुई है। उल्टी और दस्त के कारण भर्ती हुई है, उसी संबंध में उसका उपचार किया जा रहा है। उज्जैन में बुधवार देर रात एक सामाजिक कार्यक्रम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां मौजूद एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जानकारी मिल रही कि पीड़ित युवक पर कुछ लोगों ने कार चढ़ाने की कोशिश की, फिर अंदर घुसकर फायरिंग कर दी। एक युवक घायल है, एक महिला भी घायल है। इस मामले में 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल घायल की स्थिति स्थिर है। फायर की जब सूचना मिली तो पीड़ित जयराज और श्वेता को हम लोगों ने तत्काल मौके से रिकवर किया, उसको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। इन लोगों ने पीड़ित की जब स्टेटमेंट लिए गए तो उसमें वैभव, यश और सन्नी और शैलू नाम के 4 लोगों का नाम घटना में शामिल उन्होंने बताया। वेपन, आरोपी कौन कौन थे, क्या इनका मोटिव था, इसकी पूरी विवेचना की जा रही है। ग्वालियर में एक दलित युवक के साथ समुदाय विशेष के 3 युवकों द्वारा अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया। घटना डबरा सिटी थाना क्षेत्र के जंगीपुरा की है, जहां 28 साल के दलित युवक से 10 अगस्त 2022 को जंगीपुरा निवासी कल्लू, जहीर और आशिक खान और अशफाक खान ने पीड़ित को कमरे में बंद कर पहले बेल्टों से पीटा, फिर अप्राकृतिक कृत्य किया गया। इस दौरान मौजूद आशिक ने घटना का अश्लील वीडियो भी बनाया और वायरल करने की धमकी दी गई। इस डर से पीड़ित चुप रहा। आरोपियों का हौसला बढ़ गया और लगातार पीड़ित का शोषण करने लगे। तकरीबन 3 साल बाद पीड़ित दलित युवक ने थाने में शिकायत की है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसकी रिपोर्ट पर से जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डबरा पुलिस द्वारा जिन 2 लोगों ने उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया। इंदौर की कनाडिया थाना क्षेत्र में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विशेष समुदाय के एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इधर पीड़ित युवती की शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल हिंदू जागरण मंच को विशेष समुदाय के एक युवक द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध और शादी का दबाव बनाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने कनाडिया थाना क्षेत्र स्थित आरोपी यूसुफ के फ्लैट पर दबिश देकर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा था। कनाडिया में एक घटना हुई है जिसमें एक महिला ने एक मुस्लिम युवक है यूसुफ खान जो खजराना का रहने वाला है, उसके खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का मामला दर्ज करवाया, जिसमें उसका कहना है कि ये लड़का जो है वो उससे शादी का झांसा देकर सेक्सुअल रिलेशंस इस्टेब्लिश करता था और उसकी धर्म बदलने का भी प्रेशर डालता था, दबाव डालता था, जिसके चलते 69 बीनस का मामला दर्ज हुआ है। बिलासपुर में 3 तलाक का मामला सामने आया, जहां मुस्लिम युवती को उसके पति ने 3 तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। पीड़िता का आरोप है कि युवक लगातार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। डिमांड पूरा नहीं होने पर उसे घर से बाहर भी निकाल दिया गया। पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में कराई। मेरी शादी 19 दिसंबर 2022 नासिर अली उनके साथ शादी हुई थी। शादी के 10 दिन बाद ही वो और उनकी मम्मी और उनके घर वालों ने बहुत मेंटली टॉर्चर, परेशान करना शुरू कर दिया और दहेज वहेज की मांग भी की। 3 तलाक बोल के मुझे घर से भगा दिया गया और बोला गया कि अपने माँ बाप को बुलाओ और चली जाओ, हम नहीं रखना चाहते हैं। प्रार्थिया ने रिपोर्ट किया कि मुस्लिम परिवार से है महिला और उसको दहेज के लिए उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। उसको 3 तलाक बोल करके भी उसको घर से निकाल दिया गया। हमने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अशोकनगर जिला मुख्यालय स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय में गुरुवार को जमीन रजिस्ट्री के दौरान जमकर हंगामा हो गया। रजिस्ट्री कराने पहुंचे खरगोन निवासी सूरज रघुवंशी और उसके परिजनों के बीच विवाद इस कदर बढ़ा कि मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हम हमारी 5 बीघा जमीन हमारी इच्छा से हम अभिषेक साहू के नाम पर बेचने को रजिस्ट्री के लिए अशोकनगर तहसील आए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ परिजनों ने हमारी कार्रवाई में रुकावट की
और जो हमारे से ज़मीन ले रहे थे उनसे कुछ वाद विवाद किया। तो ये जानकारी में आई है कुछ दो पक्षकार रजिस्ट्री कराने के लिए आए थे और उसमें कुछ बाहरी तत्व थे जो चाहते थे रजिस्ट्री ना हो, तो उसमें कुछ उनका आपसी विवाद था। इसके लेके कार्यालय में रजिस्ट्री के पहले ही उनमें आपस में विवाद हुआ। ये एक ही परिवार के लोग थे, ग्राम खैजरी के। उस पर से इनको जो उनके रिश्ते के जो भाई हैं उनको उस पर आपत्ति थी। उनकी बात को लेकर दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ है। तो इनमें हम जो एक पक्ष है जो रजिस्ट्री करवाने से रोकने के लिए आया था, तो उन पर हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके 151 के लोग जेल भिजवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों से रेत माफिया की गुंडागर्दी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसे लेकर आम लोगों से विपक्ष तक सरकार पर हमलावर है। मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि किसी भी तरह का माफिया छत्तीसगढ़ में नहीं है और न ही इन्हें पनपने दिया जाएगा। प्रदेश में कोई माफिया चलेगा नहीं। अपराधी कितना बड़ा सा बड़ा हो, मजबूत और ठोस कार्रवाई होगी। किसी माफिया को छत्तीसगढ़ में पनपने नहीं दिया जाएगा और कानून को जो हाथ मिलेगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। उससे कोई मुरब्बत नहीं होगा, चाहे वो कोई कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो। केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धि गिनाने के दौरान बिलासपुर में 2 बार लाइट गुल हो गई। इस पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी पर तंज कसा। वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाइट गुल होने पर पत्रकार हंसते और मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और विधायक सुशांत शुक्ला, धर्मजीत सिंह नजर आ रहे हैं। वहीं बिजली कटौती पर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि बिजली प्रबंधन में बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य की बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। देश में सबसे ज़्यादा पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में है, सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक छत्तीसगढ़ है। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। यह शायद सरकार की लापरवाही है। विष्णुदेव साय जी का अब खुद का लाइट गोल है। अब उनका लाइट कब बुझ रहा है, जल रहा है, वो खुद असमंजस में है। मतलब केंद्र के मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री बटे, उसके बाद बिजली बंद हो रहा है। मतलब सोच लीजिए कि बिजली व्यवस्था पूरे प्रदेश में पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, भगवान भरोसे चल रही है। राज्य में बिजली की दुर्दशा यदि किसी ने की तो कांग्रेस की सरकारों ने किया। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने न उत्पादन बढ़ाया, न मेंटेनेंस का काम किया। बिजली कंपनियों की दुर्दशा उन्होंने की थी, जैसे राज्य की दुर्दशा की, बिजली की व्यवस्था की भी दुर्दशा उन्होंने की। बिजली के नियमित आपूर्ति के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और गंभीरता से इस दिशा में काम हो रहा है। ग्वालियर में अघोषित बिजली कटौती को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस आंदोलन कर रही है, तो दूसरी ओर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अघोषित बिजली कटौती की हकीकत जानने के लिए अल सुबह ही मैदान में निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने दीनदयाल, शताब्दीपुरम समेत कई इलाकों का दौरा किया। लोगों के घर के दरवाजे पर दस्तक देकर बिजली की स्थिति जानी। इस दौरान लोगों ने कहा कि मेंटेनेंस के नाम पर 4-4 घंटे बिजली की कटौती होती है। मंत्री ने बिजली कंपनी के इंजीनियर्स को स्पॉट से फोन लगाया, जमकर फटकार लगाई। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके कार्यकाल की 33 गलतियां गिना दी हैं। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को अपना चश्मा बदलने की नसीहत दी है। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, सुने। जो 11 वर्षों में सबके लिए काम हुआ है, गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम, हर घर में पाइप द्वारा, नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम, सबका बैंक का खाता खोलने का काम, हर क्षेत्र में तेजी से 11 वर्षों में विकास हुआ है। अगर ये कांग्रेस को नहीं दिखता है तो उनको चश्मा बदलना पड़ेगा। वित्त मंत्री और सरगुजा के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी अंबिकापुर पहुंचे। शहर में लगातार जीएसटी को लेकर कहा कि जीएसटी की कार्रवाई उन व्यापारियों के खिलाफ नहीं हो रही है जो 10, 15 या 20% तक गड़बड़ी कर रहे हैं। उनके खिलाफ हो रही है जो फर्जी बिल बेचने का गोरख धंधा चला रहे हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं।
अवैध वसूली की बात करता है तो आप दीजिए, मैं उसको एसीबी से रेड करा दूंगा, इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। एक दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हम तो 10%, 20%, 25%, किसी का 19-20 हो, उसको इग्नोर करके डिपार्टमेंट चलता है। अभी जो जीएसटी है उसमें बीफा का सॉफ्टवेयर लगा है, दिल्ली में भी लगा हुआ है, हमारे रायपुर में भी लगा हुआ है। उसमें बहुत बड़ा पूरा लॉजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे काम करता है और जो भी गलत करता है उसको ट्रैक करता है। रायगढ़ में केलो नदी के किनारे प्रस्तावित मरीन ड्राइव को लेकर प्रभावितों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को मरीन ड्राइव के लिए नापखोज करने पहुंची निगम और एनजीटी की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि निगम की टीम गलत तरीके से मार्किंग कर रही है, जिससे निचली बस्ती में बहुत सारे घर प्रभावित हो रहे हैं। तो 20 मीटर बस से हो रहा है ना, बस नदी है ना। बाढ़ इतना ऊपर से आ रहा है, कभी बोल रहे उतना ऊपर से आ रहा है, जहाँ पर खड़े हो रहे हैं वहीं से बाढ़ आ रहा है, बोल न किसी को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। तो ये सब गलत है, इन लोग का सबका राजनीतिक चल रहा है। पूरे बस्ती में भय का माहौल है और एक्चुअल में जिला प्रशासन को जो है एक्चुअल जो नाप है, राजस्व रिकॉर्ड में जो नाप है और नदी का जो सेंटर है, उस सेंटर से उस नाप को आधा हमें करना चाहिए। और मैरीन ड्राइव यदि देखा जाए तो ये ऐसे भी बन सकता है। हाँ, जो नदी की जो सीमा है उसी को हम लोग चिन्हांकित करने के लिए यहाँ पर उच्च अधिकारी के निर्देश पे आए हैं और बस वही चीज़ें डिमार्केशन का काम है। बस तोड़ फोड़ की बात ही नहीं है, इसमें सिर्फ डिमार्केशन की बात है और हमको जो डिमार्केशन के लिए बोला गया है अब हम उसी के काम के लिए आए हुए हैं। रीवा में शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्ति के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में 12 आउटसोर्स कर्मचारियों के फर्जी नियुक्ति घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। घोटाले में विभाग के कई अधिकारी जांच के दायरे में हैं। खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया है। मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन हो चुका है। इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड सुपरवाइजर शिव शंकर तिवारी और डॉक्टर केबी गौतम को बताया जा रहा है। हालांकि इसमें तत्कालीन सीएमएचओ के एल नामदेव का नाम भी सामने आ रहा है। आरोपी है कि इस फर्जी भर्ती में उन्होंने अपने रिश्तेदारों की भर्ती कराई है। आउटसोर्स के जो स्वीकृत पद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के अनुसार से, उसके अनुसार ये कुछ आउटसोर्स के माध्यम से इन संस्थाओं में आउटसोर्स कर्मियों को रखा गया था और उसमें कुछ ऐसा पत्र के द्वारा आउटसोर्स एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया कि इनको हमारी एजेंसी के द्वारा नहीं रखा गया है। ये संजीवनी क्लिनिक में सपोर्ट स्टाफ से काम करवाने के संबंध में ये मामला उठा था। चला था कि 12 कर्मचारियों के कार्य आदेश उस आदेश में किए गए थे। तो उस संबंध में जब वर्तमान सीएमएचओ शुक्ला सर ने जांच करवाई तो जांच कमेटी द्वारा मुझे दोषी पाया गया। मैंने जांच कमेटी और सीएमएचओ सर को भी हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराने के उपरांत फिर कोई डिसीजन लेने के लिए आवेदन भी किया था। अहमदाबाद में एयर इंडिया की पैसेंजर फ्लाइट क्रैश हो गई। इस फ्लाइट में 242 यात्री सवार थे। विमान में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। मौके पर राहत बचाव के लिए दमकल और मेडिकल टीमें मौजूद हैं। हादसे में घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। क्रैश प्लेन बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर बताया जा रहा है, जो 11 साल पुराना था। लेकिन इन 243 यात्रियों में से केवल एक ही यात्री बच पाया है। बाकी सब की मौत की आशंका है। कुछ पुष्टियां हुई हैं, लेकिन अब भी अंतिम पुष्टि का इंतजार है। हालांकि अब तक क्या क्या हुआ है, एक नज़र में ये भी आपको बता दें कि फ्लाइट संख्या AI 171 ऑल एयर इंडिया 171 ने रनवे नंबर 23 से लंदन के लिए उड़ान भरी। उड़ान भरते ही पायलट ने ATC को मे डे कॉल दिया। इसके बाद विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया। दोपहर 1:39 पर प्लेन मेघानी नगर इलाके में क्रैश हो गया। विमान में 230 यात्री, 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर्स सवार थे। मुख्य पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल के पास 8,200 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव। को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे का फ्लाइंग अनुभव। विमान में 169 भारतीय, 52 ब्रिटिश, 6 पुर्तगाली, 1 कनाडाई यात्री शामिल थे। अब देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, एक दुखद प्लेन हादसा, आज के दिन का सबसे दुखद यह खबर है। अभी क्या अपडेट? आप अहमदाबाद पहुंचे हैं, एयरपोर्ट पर हैं संभवतः, क्या स्थिति है वहां पर?
बिल्कुल, देखिए अभी वक्त ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं और आप देखेंगे तो ये वही जगह है जहां पर ये जो बोइंग विमान है वो टेक ऑफ करने के बाद में जिस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 242 यात्रियों की इसमें दुखद मौत हुई है। तमाम सारे अधिकारी जो मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि कल संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ सकते हैं और उसी के लिए देखिए व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद किए जा रही है। तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार यहां पर जारी है और बताया जा रहा है कि 204 से ज्यादा बॉडी जो है अभी फिलहाल यहां से रिकवर कर ली गई है। 169 इसमें भारतीय यात्री, जबकि उसमें 61 जो है विदेशी यात्री इसमें शामिल थे। उसमें सबसे ज्यादा जो यात्री हैं वो यूके के बताए जा रहे हैं और इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने अभी फिलहाल अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं सामने की ओर अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा तो मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो बोइंग विमान का जो मलबा है वो आपको वहां पर नजर आ रहा होगा और यहाँ पर तकरीबन 500 से ज्यादा जो स्थानीय रहवासी हैं वो भी यहाँ पर रेस्क्यू में लगे हुए हैं। वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं कि यहाँ पर पुलिस विभाग के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं वो सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना है और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति इस घटना के बाद काफी आहत नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 242 ही नहीं उनके परिवारों ने भी अपने परिजनों को खोया है। छोटे बच्चे इस हादसे का शिकार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, ये वही मेडिकल कॉलेज है और इसके अंदर वो जो डॉक्टर्स हैं उस समय पर मैस में खाना खा रहे थे जिस समय ये हादसा हुआ। ये 3 बिल्डिंगें आपको नजर आ रही हैं जो कि जॉइंट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली बिल्डिंग में जो है ब्लास्ट होता है, लेकिन उसकी आग जो है वो तीसरी बिल्डिंग तक फैली है। 4 बिल्डिंग यहाँ बता रहे हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो 4 बिल्डिंग बता रहे हैं और यहाँ के जो सेवक हैं, कुछ लोग हम जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं। ये हादसा किस तरीके से, प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, किस समय पे हुआ था? 2 बजे के समय पे हुआ था और जैसे प्लेन आई और ऐसे घुस गई, किसी को कुछ पता नहीं थी। और मैं दोपहर को खाना खाने जाता हूँ, मेरी जॉब है शाहीबाग में, और वहाँ से जॉब से मुझे आवाज आया जैसे कि कुछ बॉम्ब फूटा हो, ऐसा आवाज आया। और आवाज आने के बाद फिर मैं दौड़ा तो पुलिस वाले भी फुल गाड़ियां जा रही थी। उसके बाद मैं उस साइड से आया तो देखा तो प्लेन पड़ी हुई दिखी तो तुरंत ही मैं सेवा करते रहता हूँ, हर जगह सेवा देता हूँ मैं, भले मेरी कोई पोस्ट नहीं हो, कोई जॉब ना हो, पर पहले मानवीय सेवा कर रहे हैं। हाँ, बस सेवा कर रहे हैं, पहले से मानवीय सेवा कर रहे हैं और मुझे सेवा करना पहले से अच्छा लगता है। पर कहने का मतलब लोग जो मर गए उनको देखकर हालत देख के रोना आ जाता है। हर परिवार का बच्चा जो मम्मी पापा का बच्चा होगा, जो पब्लिक मर गई है। अभी जो लूबी कंपनी है, लूबी कंपनी के भी सर मर चुके हैं, हमारे सर के फ्रेंड लूबी कंपनी के भी सर हमारे मर चुके हैं, उनको भी हमने बिल्कुल अभी तकरीबन 8 से 9 घंटे का रेस्क्यू के टाइम का हो गया है। उनके परिजन भी पहुंचे होंगे यहाँ पर। तमाम प्रकार के क्या उस समय की स्थिति क्या थी? उस समय की स्थिति इतनी खराब थी कि कुछ बोल नहीं सकते, इतनी खराब थी और इतनी खराब थी कि परेशान हो गए थे। किस बाजू दौड़े बने रहिए, एक बार मैं आपको फिर ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तमाम सारे वो अधिकारी हैं जो उस समय से लगातार बने हुए हैं और आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ के टेम्परेचर की बात करता हूँ तो तकरीबन 42-43 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है। गर्मी का मौसम है और जिस तरीके से यहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, दुर्घटना हुई है, उसके बाद में इसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा हुआ है। यहाँ पर तमाम सारे वो लोग मौजूद हैं और लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि जितने लोग अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको घटनास्थल से दूर रखा जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि गृहमंत्री अमित शाह जो है वो उन्होंने पूरी इसकी जानकारी मांगी है और संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विजिट के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। उनका भी दौरा संभवतः पूरा प्रस्तावित हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि काफी दुखद ये दुर्घटना रही है, क्योंकि 242 लोग नहीं, 242 परिवार और उनसे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए ये आज का दिन काला अध्याय के रूप में उनके जीवन से जुड़ गया है। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सामने मलबा नजर आ रहा होगा, सामने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वो तमाम जो फोर्स हैं, जो डिफेंस फोर्सेज हैं, वो तमाम सारी फोर्सेज यहाँ पर लगाई गई हैं। और चूंकि हम बात करें तो आप देखेंगे कि तकरीबन जो अभी जानकारी ऑफिशियल मिल रही है कि 204 से ज्यादा बॉडी जो है वो रिकवर कर ली गई है। 242 लोग इस हादसे में दुखद उनकी मृत्यु हुई है और तमाम सारे लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिर कुछ लोग आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये एक जो है वो आप एक बार बात करने की कोशिश करूंगा कि कुछ बचे हैं, जैसे कि बता रहे हैं कि एक व्यक्ति बचा है। वो प्लेन से जैसे ही उतरा, विशाल नाम है, जैसे ही वो उतरा और फिर दौड़ने लग गया। उसको 5 घंटे में आया वो
वो कहीं और जगह पड़ा था, इधर ही पड़ा था, पर 5 बजे वो उठकर फिर निकला है। कुछ ऐसा बताया कि ना, कुछ नहीं बताया, घबराया हुआ था इसलिए वो निकल गया और हम भी कुछ पूछ नहीं पाए। स्थिति में क्या? हाँ, स्थिति इतनी खराब थी कि वो फिर सिविल में चले गया। सिविल में जाकर पापा को फोन किया, वो लोग ने आए, फिर पब्लिक भेगी हुई उनको देखा। फिर मुझे और एक काम अच्छा लगा है कि फायर ब्रिगेड वाले और ये पुलिस वाले और ये मिलिट्री वाले, इन लोगों ने आज इतना अच्छा काम किया कि मुझे बहुत बड़ा पसंद आया, बहुत अच्छा काम किया। और उसके अलावा भी इधर सेवक इतने हाजिर थे, लगभग सेवक आए होंगे, सेवक नहीं तो 1000 से 1500 जन आए होंगे, 1000 से 1500 जन। तमाम सारे ये लोग जो दिख रहे हैं ये सेवक लोग ही हैं। आप ये मत समझिए कि ये आम जनता की भीड़ है, ये भीड़ नहीं है, ये वो सेवक लोग हैं जो अभी फिलहाल यहाँ पर लोगों की सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। देखिए, जो मिलिट्री फोर्सेस लगा हुआ है वो तो अपने यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है, लेकिन ऐसे में उनकी किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है, सपोर्ट सिस्टम बना जा सकता है, वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और ये देखिए, ये ठीक वही एरिया है, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और जिस तरीके से यह विमान लंदन के गेटविक में अपनी जो है आवाज, बिल्कुल एक यहाँ पर कोई किसी के पासपोर्ट मिलने की सूचना फिलहाल मिली है। हालांकि अधिकारी जो हैं वो अपने अपने स्तर पर यहाँ पर जांच कर रहे हैं। कई सारा ये जो देख रहे हैं ना आप, ये मलबा काफी ज्यादा है और उसके बाद जितनी जैसी सूचनाएं मिलती जाएगी उसके आधार पर आगे पुलिस जो है सर्चिंग भी कर रही है, क्योंकि बहुत सारी जो बॉडीज जो पूरी तरीके से जल चुकी है, वो डीएनए टेस्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि वो किसकी बॉडी। हालांकि जो लिस्ट के आधार पर ये तो पता चल गया है कि कितने यात्री थे, कुल यात्रियों की संख्या थी, क्या नाम था, उनकी उम्र क्या थी, ये तमाम सारे यात्रियों के बारे में जानकारी तो मिल गई है। और ये इस तरीके के दृश्य बिल्कुल टीवी में दिखाए नहीं जा सकते, क्योंकि काफी भयावह दृश्य है परिवार के लिए, किसी के भी लिए। और तमाम सारे वो लोग, मैं आपको जैसे लगातार बता रहा हूँ कि जहां हम मौजूद हैं वो ये 4 बिल्डिंग है, जो मेडिकल कॉलेज है उसकी बिल्डिंगें बताई जा रही है। और जिस समय पर यह हादसा हुआ था उस समय इस मेडिकल बिल्डिंग में जो यहाँ के रेजिडेंट्स डॉक्टर थे, 12 से 15 डॉक्टर थे, वो उस समय पे दोपहर का लंच कर रहे थे। और ये वो वीडियो भी सामने आया है कि लंच के समय से किस तरीके से चिल्ला पुकार वहां पर मची है, ब्लास्ट हुआ है, पूरी बिल्डिंग में धुआं भराया गया है। और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुछ और लोग जो उस समय से लगातार मौजूद थे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको देखा था उस समय का दृश्य, क्या था, अगर आप कुछ उसको बता पाएं? उस समय का दृश्य बहुत भयानक था। जो बॉडियां मिली वो एकदम अमुक बॉडियां ऐसी थी जो सिर तन से अलग थे, पूरा वो सुलगी हुई बॉडियां थी सब। तो ऐसे देख के भी चक्कर आ जाए, उतनी खराब हालत में, तो भी हिम्मत करके सब बॉडियों को ट्रांसपोर्ट करके डायरेक्ट सिविल भेजने की तैयारी है। ऐसा ही बताया जा रहा है कि उस समय पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं था, लेकिन अलग अलग माध्यमों से पहुंचा गया, ठेला भी मिला, या जिस तरीके से चीजें मिली, हमको लारी मिली तो लारी पे डाल दिया, वो स्ट्रेचर मिला तो स्ट्रेचर पे डाल फैसिलिटी की है। बाकी आप देखो तो जैसे अर्धा कोयला जल जाता है, ऐसी इस प्रकार की फैसिलिटी थी। आप छुओगी तो भी ऐसा, हमको कुछ ऐसा ही नहीं था कि साला 7-8 सेकंड में ऐसा हो जाएगा। हाँ, हम लोग तो क्या फ्लाइट देखते हैं कि जा रहा है, अब ये सीधा आपके अमूमन रोज का होगा, क्योंकि आप लोग तो यहीं पे, कुछ पता ही नहीं चला हमारे, तो कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिला। आप 2 मिनट खड़े हो, क्या देख रहे हो, क्या समझ ही नहीं। चौकीदार है जो कि अमूमन वैसे ये लोग स्थानीय यहीं पर रहते हैं। 1:40 हुआ है, टोटल 7-8 मिनट में पूरा कांड हो गया हमारा। और जितना मतलब बचाव कार्य थे, जो भी थे, हेल्प वाले थे, उन्होंने हेल्प किया। हमने जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में हम ड्यूटी करते हैं, हम जो हमारे से हेल्प होगा वो हम भी किया। मतलब पर ये 7-8 मिनट में है ना, वो सब कांड हुए, पूरी बिल्डिंग पकड़ लिया। मतलब क्योंकि रोजाना प्लेन निकलते हैं, अमूमन ऐसा जब क्या धमाका हुआ बहुत जोर से नहीं, मतलब बॉम्ब मतलब जैसे 500 बॉम्ब फटे ना, ऐसे आवाज धड़ आवाज आ गया। 1:40 पे शुरू हो गया। बिल्कुल 1:40 के आसपास के बता रहे हैं। फिर किस तरीके से इसको ऑपरेशन चला, कितने लोग उस समय पे मौजूद हुए? जैसे कि बता रहे हैं कि पुलिस, मिलिट्री, डिफेंस के लोग, सारे लोग यहाँ पर पहुंच गए थे। 10-15 मिनट में सारे लोग आ गए थे यहाँ पे, और सब लोग कोशिश में चालू हो गए थे यहाँ पे। पुलिस को भी फोन करना। अमूमन रोज का कैसा समय रहता है? जैसे अगर मैं बात करूँ आज ये घटना ना हो तो, लेकिन इसके अलावा कैसा समय रहता है यहाँ पर? ये मेडिकल कॉलेज है, क्या क्या है यहाँ पे आसपास में? कौन मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे कैंटीन है, आर्मी कैंप भी है, यहाँ पे सब कुछ है। मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे वो स्टूडेंट लोग, डॉक्टर लोग खाने के लिए बैठे थे, तब ऐसे अचानक से ब्लास्ट हो गया। और ये पीछे ग्राउंड भी है, क्रिकेट ग्राउंड भी है। ये रेसिडेंस एरिया बताया जा रहा है कि ये रेसिडेंस एरिया है। ये रेसिडेंस एरिया पूरा गीच बस्ती नहीं है, वो आगे 500 मीटर आगे है। ये 500 मीटर आगे, अगर वो आगे हुआ तो 2 से 3 हजार करीबन आदमी खलास हो जाते हैं। बहुत ज्यादा त्रासदी होती है। और वहाँ पे क्या है कि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाते, गलियां सकड़ी गलियां है और झुपड़पट्टी एरिया है,
यहाँ तो क्या रोड मिल रहे हैं, तो 5-10 मिनट में सारी गाड़ी आ गई, वहाँ पे नहीं पहुँच पाती। ये काफी चौड़ा रोड है, इस कारण से चारों बाजू से आ गई गाड़ियाँ और वहाँ पे नहीं आ पाती। 40 विस्तार है और झुपड़पट्टी विस्तार है, तो वहाँ गाड़ी आ ही नहीं पाती और बड़ी त्रासदी होती। तकरीबन मेरे हिसाब से 8 घंटे 9 घंटे से ज्यादा का रेस्क्यू, रात को 11:30 बजे का ये समय है। 5 से 10 मिनट में सारी गाड़ी आ गई थी और रेस्क्यू अभी तक चालू है। देखिए, तमाम सारे ये लोग, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे कोई तमाशा देखने के लिए नहीं पहुंचे, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ के जो सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए पहुंचे हैं, जो सेवक हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, काफी बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद में तमाम सारे जो फायर ब्रिगेड की टीम है, तमाम सारी की गाड़ियां जो है वो यहाँ पर आपको जाते हुए नजर आ रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का संभावित दौरा है और उसी के लिए तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो भी देखिए यहाँ पर पहुंचने के लिए आ गई हैं। और ये सामने की ओर जो नजारा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मलबा पड़ा हुआ है, ये वो उसी बोइंग विमान का मलबा है जिसमें बैठकर अहमदाबाद से जो गेटविक है वहां पर, लंदन के गेटविक जो है वहां जाने की तैयारी जो है वो की जा रही थी। सारे इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। और चूंकि अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर सिर्फ ये 242 लोगों का परिवार नहीं, बल्कि इसमें कई सारे छोटे बच्चे मौजूद थे, कई ऐसे लोग थे जो पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, कई ऐसे लोग थे जो अहमदाबाद में शादी के लिए अपने परिवार में शामिल होने के लिए आए थे। और कई ऐसे इस वक्त देख रहे हैं कितनी बॉडीज रिकवर हुई हैं, क्या कोई आंकड़ा प्रशासन की तरफ से ऑफिशियली अनऑफिशियली कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो अभी हमारे यहाँ पे स्थानीय सोर्स है, जो स्थानीय है, उनसे फिलहाल हमारी जो बात हुई है, 8 से 9 घंटे तक लगातार जो रेस्क्यू हुआ है उसमें 200 से ज्यादा बताया जा रहा है कि जो बॉडीज है वो रिकवर कर ली गई हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 242 कुल यात्री इसमें सवार थे, कुल यात्रियों की इसमें मौत हुई है और दुखद मृत्यु हुई है। ये जो घटनाक्रम है ये पूरे देश भर को नहीं, पूरे विश्व को आहत करने वाला ये पूरी दुर्घटना है, क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूं तो 169 भारतीय नागरिक इसमें सवार थे, तो वहीं 61 इसमें विदेशी नागरिक सवार थे। और यही एक इतना बड़ा जो दुखद हादसा हुआ है, वो हर जिसने भी ये हादसे के बारे में सुना है वो हर कोई झकझोर कर रह गया है जब सुना कि इस प्रकार का कोई प्लेन हादसा हुआ है। बिल्कुल, जो भी ये तस्वीरों को देख रहा है, जो भी इस खबर को सुन रहा है, समझ रहा है, वो स्तब्ध है, वो दुखी है। आप नजर बना के रखिएगा रवि इस खबर पर, आपसे लगातार इस विषय पर अपडेट लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। तो अहमदाबाद में जो AI-171 प्लेन क्रैश हुआ, 242 लोग इसमें सवार थे, केवल एक ही यात्री बच पाया, सभी 241 यात्रियों की मौत हो गई। आखिरी कॉल जो पायलट ने क्रू मेंबर्स के मौजूदगी में सेंटर को किया था वो था मेडे। मेडे यानी ये एक इंटरनेशनल कॉल लैंग्वेज है जिसमें बहुत इमरजेंसी का जब खतरा होता है, कोई इमरजेंसी टर्बुलेंस में विमान फंस जाता है, तब ये कॉल किया जाता है, इसे मेडे कहा गया। और ये इमरजेंसी कॉल, इसके बाद कोई संपर्क उस प्लेन से नहीं हो पाया और इसके बाद जो तस्वीरें आई उसे पूरी दुनिया देख रही है। अहमदाबाद हादसे पर मध्य प्रदेश के नेताओं ने भी दुख जताया है। क्या कहा है उन्होंने, सुने आप। हमारे मित्र हैं विजय रूपाणी जी, वो भी उसमें चले गए। अब इस प्रकार की दुर्घटना के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये बहुत ही विपद से मेरे दोस्तों ने जो वहाँ के आँख को देखा हाल बताया है, तो वो बता रहा था कि शव पहचान में भी नहीं आ रहा है। तो एक बहुत ही दुर्भाग्यवश दुर्घटना हुई है। हम सब शोक परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। बड़ी दुखद घटना है। 2 मिनट के बाद ही क्रैश हो गया, गिर गया। हम सभी लोग जो घायल हैं उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। निश्चित तौर से देश के लिए एक दुखद घटना है और जो यात्री मृत हुए तो मैं उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। और साथ में सरकार से ये भी कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार से, कि इस पे जांच होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित होने के एक दिन बाद पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह का बयान सामने आया।
वीडियो जारी कर कहा कि कांग्रेस पार्टी मुझे लिखवाना चाहती थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने इनकार किया तो मेरा जवाब असंतोषजनक मानते हुए पार्टी ने मुझे निष्कासित कर दिया। लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी के घोड़ों वाले बयान को लेकर कहा कि जिसकी खुद की बारात नहीं निकली वो बारात के घोड़े और रेस के घोड़े की बात कर रहा है। मुझे नोटिस दिया गया, मैंने उसका जवाब दिया। उस जवाब को संतोषजनक इसलिए नहीं माना गया कि मैंने उसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं लिखा था। उससे कहा गया कि मैं ये लिखूं उसमें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो नोटिस वापस ले लिया जाएगा। मैंने मना कर दिया, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, और उन्होंने मुझे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। जांजगीर में 7 साल की बच्ची को कार ने टक्कर मार दी। घायल बच्ची को कार सवार ले गए हैं। मौके पर एसडीओपी और टीआई पहुंच चुके हैं। बच्ची की खोजबीन अब पुलिस की जा रही है। बच्ची को पता नहीं चलने से परिजन परेशान हैं। एक 7 साल की बच्ची, सबसे पहले कार ने टक्कर मारी, कार वालों ने उसे ले भी गए। एसडीओपी टीआई मौके पर पहुंचे हैं, खोजबीन की जा रही है बच्चे की। उज्जैन के बड़नगर में फायर ब्रिगेड की तेज रफ्तार गाड़ी ने 6 लोगों को टक्कर मार दी। एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, इलाज जारी है। फायर ब्रिगेड आई उधर से और आई फुल स्पीड में, और ब्रेकर से ब्रेकर भी उसने कुदा दिया, गन्ना बहुत खतरनाक। और इधर घुसा वो, और जस्ट वो साइड में, वो अब दुकानें लगती है झाड़ू की साइड में, तो वो उधर घुसा, और उधर से बाइक वाले 2 सवारी और आ रही थी, 2 बाइक है, वो भी उसके अपने साइड में चल रही थी। और रोड भी बिल्कुल मतलब साफ ही था, क्लियर ही था, कोई रोड पर कोई ट्रैफिक भी नहीं था। और बाइक वाले भी साइड में थे और ये भी साइड में थे, ये इनकी साइड घुसा। आप स्थिति देखो वहाँ जाके क्या है, आपको पता चल जाएगा। बाइक वाले को वहीं स्पॉट पे ठोक दिया उसने, खत्म ही कर दिया। विदिशा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मरीज और उसके परिजनों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। जानकारी मुताबिक पर्चा बनाने को लेकर परिजन और डॉक्टर के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद परिजन और मरीज ने मारपीट की है। पेशेंट के रिश्तेदारों की तरफ से किया गया ये व्यवहार बहुत ही निषेधार्ह है, और मैं इस घटना का अपनी तरफ से, पूरे मेडिकल कॉलेज की तरफ से, पूरे हॉस्पिटल की तरफ से इस घटना का निषेध करता हूँ। और मैं चाहता हूँ थोड़ा पेशेंट आप रखिए, आपका इलाज करने के लिए हम बैठे हैं, आपका इलाज होगा, अच्छा इलाज होगा, इसकी हम लोग गारंटी देते हैं। लेकिन आपके व्यवहार में भी शालीनता की हम उम्मीद रखते हैं। सीएम साहब ने कोरबा जिला जेल के समीप ऑडिटोरियम में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम ने 223 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ये सब मौजूद रहे। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने दुख जताया। घटना घटी है अहमदाबाद से लंदन, एक विमान जा रहा था और टेकअप के समय ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यहाँ पर 223 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। ग्वालियर के भीतरवार में हिंदू धर्म त्यागने की शपथ के मामले में आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने प्रदर्शन कर पुतला जताया। साथ ही बौद्ध धम्म कार्यक्रम का आयोजक हैं उन पर एफआईआर की मांग की। कहा कि बड़े स्तर पर 15 जून को आगे आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। 17 जून को हिंदू धर्म सम्मेलन में संत चक्र पाणी, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री समेत अनेक धर्माचार्यों को आमंत्रित किया गया। दरअसल भीतरवार तहसील में बुद्ध विहार में 3 दिवसीय बौद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें लोगों को हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने और उनकी पूजा नहीं करने की शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद हिंदू महासभा के लोग आक्रोशित हो गए थे। भिलाई निगम क्षेत्र में सड़क निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। नगर मुख्यालय के सामने बनी एक घटिया और अधूरी सड़क 6 महीने बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। इसी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर आयुक्त ने सब इंजीनियर और ठेका एजेंसी की जमकर क्लास ली। आयुक्त राजीव पांडे ने काम देख रहे सब इंजीनियर पुरुषोत्तम सिन्हा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं सड़क निर्माण एजेंसी का भुगतान भी रोक दिया है। एक जो मामला बता रहे हैं ऑफिस के निकट वाला, उसमें संबंधित जो उप अभियंता है
उसको नोटिस जारी किया गया था, उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया है, तो एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई है। और जो दूसरा सड़क की बात कर रहे हैं उसमें भी कोई भुगतान नहीं हुआ है, कोई नए ठेकेदार एक कार्य को प्राप्त कर लिए हैं, जो भी तकनीकी मापदंड है उसके अनुरूप वो सड़क बनाकर देंगे, तभी कोई भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। और अब बारी है फटाफट अंदाज में खबरों का अपडेट अब तक पहुंचाने के। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान नेआई 171 क्रैश हो गया। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद मेघानी नगर इलाके में हादसा हुआ है। विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। इस घटना में अब तक 240 लोगों की मौत हो गई है। 204 शव बरामद हो चुके हैं। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने पुष्टि की है। गुजरात सरकार ने मृतकों और घायलों के परिजन की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 9978405304 और 07923251900 जारी किया है। विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई, 7 पुर्तगाली समेत 242 यात्री सवार थे। हादसे में विमान के पंख और अन्य हिस्से अलग अलग जगहों पर गिरे। आसपास की इमारतों में रहने वाले लोग बाहर निकल गए। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त जबरदस्त धमाका हुआ। पूरा इलाका धुएं से भर गया। एयर इंडिया का प्लेन चंद मिनट के अंदर ही क्रैश हो गया। मंजर इतना भयावह था कि हर किसी का दिल दहल उठा। प्लेन क्रैश हादसे में राजस्थान के 12 लोगों की मौत हो गई। इनमें 5 बांसवाड़ा, 5 उदयपुर, 1 बालातोर और 1 बीकानेर के रहने वाला है। जो विमान क्रैश हुआ उसे कैप्टन सुमित सभरवाल चला रहे थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। सुमित साभरवाल बेहद अनुभवी पायलट थे। दीप के रहने वाले रमेश विश्वास कुमार की जान इस हादसे में बच गई है। रमेश फ्लाइट सीट में 11A पर बैठे थे। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन की गुजरात इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर मेहुल शाह ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल से जानकारी ली है। 3 MBBS छात्रों की मौत हो चुकी है। विमान हादसे पर पीएम मोदी ने शोक प्रकट किया। पीएम ने एक्स पर लिखा, त्रासदी से स्तब्ध हैं और दुखी कर दिया। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे के बारे में सुनकर वो व्यथित हैं। हृदय विदारक घटना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अहमदाबाद में एक दुखद घटना हुई है। परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। हादसे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे। राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। मलबा हटाने और लापता लोगों की तलाश करने के निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।